So hi everyone, this is Javas Tofik, final year MBBS SMCH, and in this video we are going to talk about all the documents and the annexures needed for ReNeet 2026 असम में एंड ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए आप बोल सकते हो कि रीनीट में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा सबके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना होगा ऑनलाइन उनके बारे में बात कर लेंगे, एंड देन असम में कुछ स्पेसिफिक एनेक्चर्स चाहिए होता है उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट एडमिशन डे में आपको कौन सा नया डॉक्यूमेंट्स मतलब फिलअप करना होगा उसके बारे में भी हम एक बार देख लेंगे। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, एनेक्चर्स एंड एडमिशन डे डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। देखो अच्छे से तुम्हारे लिए एक टेबुलेटेड फॉर्मेट में बना दिया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड एनेक्चर्स। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए होगा वो नीट यूजी के दो डॉक्यूमेंट्स हैं। नीट यूजी 2026 का आपका जो एडमिट कार्ड है, रीनीट का एडमिट कार्ड ऑब्वियसली, एंड रीनीट का जो स्कोर कार्ड है आपका वो चाहिए होगा, जो कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था आप लोगों का। 2-3 दिन हो गया है स्कोर कार्ड रिलीज होने का, तो वो दोनों आप अच्छे से प्रिंट आउट करवा के रख लेना कलर्ड फॉर्मेट में, वो चाहिए होगा। उसके बाद एनी ओरिजिनल फोटो आईडी आपको चाहिए होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है, तो वो चाहिए होगा। उसके बाद क्लास 10 का आप बोल सकते हो 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, उसका पास सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट। ऑलराइट, एंड क्लास 12 का भी आपका एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। क्लास 10 एंड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं कि लाइक जो लोग मतलब ओपन स्कूल से पास करते हैं उन लोगों को मतलब क्लास 10 का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो भी चाहिए होगा। आपका कोई भी बोर्ड हो सकता है, सेबा हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है और आईसीएसई हो सकता है। अभी तो सेबा एंड एसेक जो बोर्ड है आसाम का, उन दोनों को मर्ज कर दिया है एक ही बोर्ड में, तो उसी से आपको मिल जाएगा। अब क्या होता है कि सीबीएसई में क्या होता है, कुछ लोगों का डाउट होता है कि जो पास सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो सिर्फ एक ही दिया जाता है। एक ही में मतलब पास सर्टिफिकेट भी होता है और मार्कशीट भी होता है, तो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको 2 बार अपलोड करना होगा, बिकॉज अपलोड करने के लिए 2 बार ऑप्शन आता है, पास सर्टिफिकेट का अलग से अपलोड होता है और मार्कशीट का अलग से अपलोड होता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ऑलराइट, अब देखो आपको असम का कोटा के लिए, जो असम का स्टेट कोटा होता है 85% स्टेट कोटा असम का, उसके लिए आपको पीआरसी चाहिए होता है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ असम, तो वो चाहिए होगा। एंड अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी है, तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा और एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड ईडब्ल्यूएस है अगर आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड डिक्लेरेशन बाय पेरेंट गार्जियन एक डॉक्यूमेंट आता है एनेक्चर के साथ ही, तो वो चाहिए होगा, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, इस वीडियो में इन डिटेल। एंड असम के लिए आप बोल सकते हो कि एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 जो है वो सबको चाहिए, एवरीवन मस्ट मतलब साइन करके रखवाना होगा एनेक्चर 1 एंड 2, ठीक है। और बाकी जो एनेक्चर्स है, एनेक्चर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो आपका कैटेगरी के मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए होगा, जिसका जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग चाहिए होगा। सो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, अब देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रीनीट 2026, एक चीज़ याद रखना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो रखना, उसके साथ 1 या 2 जेरोक्स कॉपी आप हमेशा मतलब बना के रखना, बिकॉज रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट मोमेंट में क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाता है, इसीलिए जेरोक्स कॉपी भी करवा के रख देना। एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, सबसे पहले आपका जो काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा ऑब्वियसली। एमसीसी का जो काउंसलिंग है, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी करवाता है, मेडिकल काउंसलिंग को बेटी, तो वो मतलब आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाएगा, वो भी ऑनलाइन होगा एमसीसी का वेबसाइट के थ्रू। एंड डीएमई आसाम आपका स्टेट काउंसलिंग करवाता है, वो भी ऑनलाइन होगा, तो उसमें आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा। एंड ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए होगा वो मैं बता देता हूँ। ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स बस एक ही इंस्टेंस में चाहिए, वो आपको जब आपका कॉलेज मिल जाता है, व्हेन यू हैव सिक्योर्ड ए मेडिकल कॉलेज इन द काउंसलिंग रिजल्ट, तब जाके आपको एडमिशन लेने के वक्त आपको ऑफलाइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड जेरोक्स डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। पीआरसी में कुछ चेंजेस आया था, दैट इज रिगार्डिंग द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम। पहले क्या होता था कि जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम होता था उसमें आपका पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स का 20 ईयर्स तक मतलब आपको लाइक पेरेंट्स का मतलब असम में कंटिन्यूअस रेजिडेंसी होना चाहिए, एंड वो एनेक्चर 1 में भी आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद क्या हुआ था, आप बोल सकते हो कि जो स्टूडेंट है उसको क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक आसाम में मतलब कोई भी आसाम का रेसिडेंट मतलब स्कूल या कॉलेज में उसको कंप्लीट करना होता था, ठीक है। पर अभी क्या हुआ है, नीट 2025 में ऐसा रूल निकाला है कि जो कैंडिडेट है वो आउटसाइड आसाम अगर उसने कंप्लीट किया है क्लास 7 से लेके, एंड क्योंकि उसका पापा का जो मतलब पापा या
मम्मी का जो जॉब है वो आसाम के बाहर था। फादर एंड मदर पोस्टेड आउटसाइड आसाम एज ए आसाम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई और ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप बोल सकते हो, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई में कॉर्पोरेशन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आसाम और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप बोल सकते हो कि इधर मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई लाइक एम्प्लॉई है तो उसको मतलब रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर सच कैंडिडेट। तो उस कैंडिडेट के लिए आप मतलब आपको स्टेट कोटा भी मिल जाएगा अगर आपका मतलब फादर का 20 ईयर्स रेजिडेंसी है ऑब्वियसली, एंड अगर आप मतलब आउटसाइड आसाम रहते हो बिकॉज ऑफ योर फादर्स जॉब, तब जाके आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पहले ये रिलैक्सेशन नहीं था, पर ये रिलैक्सेशन आने के बाद बहुत लोग मतलब आसाम का काउंसलिंग में ज्वाइन करने वाले हैं इस साल, ठीक है। लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। और एक और नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बता देता हूँ मैं। कैटेगरी चेंज नोटिफिकेशन जो है, बहुत लोग इसका डाउट पूछते हैं मुझसे, तो मैं ये पहले ही बता देता हूँ। कैटेगरी चेंज में क्या होता है, आपको मतलब डीएमई आसाम के थ्रू एक नोटिफिकेशन दिया जाता है मतलब मेरिट लिस्ट में ही। जो क्या होता है कि आपको अगर आपका कैटेगरी चेंज करना होता है तो एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको ऑफिस में जाके विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको एक पर्टिकुलर डेट रहेगा, उस डेट पे जाके आपको डीएमई ऑफिस में सबमिट करना होगा, और उसके बाद जाके कैंडिडेट का मतलब कैटेगरी चेंज होगा वेरीफाई करने के बाद, ठीक है। एंड ऑल्सो जो मैंने बोला था जिनका रिलैक्सेशन दिया गया था क्लास 7 से लेकर 12 तक, जिन लोगों ने आसाम के बाहर किया है, लेकिन जिन लोगों का पापा और मम्मी का जो रेसिडेंसी है आसाम का है लेकिन पोस्टेड आसाम के बाहर है, आसाम का मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको भी अपना डॉक्यूमेंट के साथ, वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ प्लेन पेपर में जाके सबमिट करना होगा ऑफिस में, डीएमई आसाम के ऑफिस में एक स्पेसिफिक डेट में। लास्ट ईयर ये 11 जुलाई 2025 था, तो इस साल ये आप बोल सकते हो अगस्त में ही कोई एक डेट रहेगा जिस दिन स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, उसी दिन ये डेट भी रिलीज हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव, और मतलब आपको मतलब चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हाँ, एक और चीज़ है स्पेशल कोटा के रिगार्डिंग, जो फ्रीडम फाइटर कोटा है, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस कोटा है, मार्टिर्स कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है और डिफेंस कोटा मतलब एक्स सर्विसमैन कोटा, उसका भी नोटिफिकेशन दिया जाता है डीएमई आसाम में मतलब स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज होने से पहले। तो 11 जुलाई को आपको जाके मतलब उस दिन 2025 में 11 जुलाई को जाके आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना होगा ऑफिस में। तो ये डेट मतलब अगस्त में रहेगा मोस्ट प्रोबेबली आपका इस साल 2026 में, तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखो कुछ और चीज़ मैं बता देता हूँ। असम का नीट 2026 का जो एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, ओएमआर शीट है और कन्फर्मेशन पेज है, वो आप अच्छे से मतलब डॉक्यूमेंट में मतलब आप बोल सकते हो कि सेव करके रखना, ताकि मतलब क्या हो कि अगर बाई चांस उसका ज़रूरत पड़े तो वो आप मतलब निकाल पाओ, ठीक है। एंड ओरिजिनल फोटो को भी चाहिए होगा। ये आसाम का रैंक लिस्ट है। ये मतलब जब आपका मतलब सिलेक्ट लिस्ट में नाम आएगा तब आपका रैंक लिस्ट में ऐसे नाम आता है, ठीक है। तो ये मैं दिखाना चाहता था। अब देखो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लास 10 का एडमिट कार्ड चाहिए होगा। ये क्लास 10 का एडमिट कार्ड है, ये रहेगा क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मेट रहेगा, ये आपको आपके पास होगा ही, तो आप मतलब मैं एक बार फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। क्लास 10 का मार्कशीट है ये, मतलब सेवा का मार्कशीट है, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट एंड क्लास 12 का एडमिट कार्ड। उसके बाद पीआरसी ऑफ असम, ये पीआरसी ऑफ असम का फॉर्मेट रहता है। पीआरसी ऑफ असम जो है वो डीसी ऑफिस में जाके आपको बनाना होता है, एंड उसमें बनाने में 1 हफ्ता टाइम लग जाता है। तो आप अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए, और अगर आपने बना के रख लिया है तो उसका कॉपी बना के रख दीजिए, ठीक है। ये बस एक बार बनाना होता है डॉक्यूमेंट लाइफ में, और उसके बाद नहीं चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब अपडेट करना भी नहीं चाहिए होता है उसको, बस जो डॉक्यूमेंट है वही होने से हो जाएगा। EW सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, आप देख लेना लेटेस्ट फॉर्मेट जो है। ऑलराइट, अब देखो हम एनेक्जर्स के बारे में बात कर लेंगे। ये रहेंगे एनेक्जर्स नीट 2026 के लिए। एंड उसके बाद एनेक्जर्स के बाद हम कुछ और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है, देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में मैं बता देता हूँ, बिकॉज बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है इसके रिगार्डिंग। जो क्लास 12 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो एसेक देता है, वो सबमिट करने के बाद मतलब ऑफिस में सबमिट करने के बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो सीबीएसई होता है वो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने से ही दे देता है, ठीक है। लेकिन ये आपको कब करना है, दिस इज टू बी डन आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन, ठीक है, आफ्टर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। तो ये अभी ज़रूरत नहीं है, दिस डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड लेटर बट दिस आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ। सो अब अभी इसका चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, कि हमारा काउंसलिंग प्लान है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, पर एक बार बस बता देता हूँ। 3 प्लान है हमारा, कोर प्लान, प्रो प्लान और प्रो प्लस प्लान। कोर और प्रो में हम आसाम का स्टेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग करते हैं, एंड प्रो प्लस प्लान में हम आसाम का स्टेट काउंसलिंग एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस देते हैं। तो पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानना है देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन एनी ऑफ दिस नंबर। इन तीनों नंबर में से कोई भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या आप इंस्टाग्राम में भी मतलब मैसेज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अब देखो एनएक्सएस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले
ये देखो तुम लोगों के लिए मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है। डिक्लेरेशन बाय पेरेंट गार्जियन होता है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट एनेक्जर होता है शेड्यूल 1 का, दिस इज द 20 ईयर्स परमानेंट रेसिडेंसी इन असम, वो वाला एनेक्जर। उसके बाद स्कूल एंड कॉलेज का एक एनेक्जर होता है। उसके बाद ओबीसी एमओबीसी के लिए एक एनेक्जर होता है 3। उसके बाद 4 एससी का होता है। 5 एसटी प्लेन्स का, एसटी प्लेन्स एंड एसटी हिल्स का होता है। 6 एनेक्जर है टीजीएल एसटीजीएल मतलब टी गार्डन लेबरर का। 7 है 4 एरिया के लिए, आप बोल सकते हो। 8 है एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस कोटा के लिए। 9 है एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस और 10 है मर्डरस मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो शेड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये वाला जो फॉर्म है ये आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। ये अभी सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है, एडमिशन डे के दिन सबमिट करना होता है। तो इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, नीट का रोल नंबर, स्टेट रैंक, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आपको मतलब नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना होगा, ठीक है। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है मतलब कॉलेज का चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको देना होगा, ठीक है। सो एनेक्जर्स नीड टू बी मेड एवरी ईयर। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। एनेक्जर जो होता है वो आपको हर साल बनाना होता है, मतलब इस साल का भी आपको लेटेस्ट ही बनाना होगा। नीट 2025 में आपने जो एनेक्जर यूज़ किया था वो अभी वैलिड नहीं है, आपको 2026 के लिए नया से एनेक्जर बनाना होगा, ऑलराइट। अगर आपने ऑलरेडी बना लिया है देन वेरी गुड, अगर आपने नहीं बनाया है देन बना लीजिए, ऑलराइट। अभी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या करना होता है। ये वाला है डिक्लेरेशन बाय पेरेंट एंड गार्जियन। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना पेरेंट का सिग्नेचर करना है और यहाँ पे आपको एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन और सील लेना है। गेजेटेड ऑफिसर कौन होता है, एक कोई भी मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, कोई किसी भी आप बोल सकते हो पीएचसी या कोई भी मतलब सिविल हॉस्पिटल का, या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल हो सकते हैं। उनसे आपको जाके साइन और सील लेना है तो हो जाएगा। वो नॉर्मल सील होता है, नॉर्मल मतलब ये आप बोल सकते हो साइन एंड मतलब डेट होता है। इधर आप कैंडिडेट का नाम लिखना होता है और इधर पेरेंट एंड गार्जियन का साइन चाहिए होता है, ठीक है। एकदम इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी एनेक्जर 1 है, ठीक है। ये 20 ईयर्स रेसिडेंसी का मतलब एनेक्जर है, तो ये सबको चाहिए होता है। एंड इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मल है, नाम लिखना है आपका खुद का, आपका जो भी एड्रेस है वो सब लिखना है, मौजा, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट। एंड उसके बाद जाके आपको क्या करना है, डीसी ऑफिस में जाके ये सबमिट करना होगा। तो उधर जाके आपको इधर एडीसी के ऑफिस में या डीसी को मतलब ऑफिस में सबमिट करना होगा और वो आपको साइन करवा के दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको, ये देखिए आप एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एज मोर देन 20 ईयर्स है तो इसका मतलब आपने 20 ईयर्स ऑलरेडी आसाम में रेसिडेंसी कर लिया है, जिसकी वजह से आप अपना खुद का नाम लिखोगे इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपका एज 20 से कम है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एज 17, 18, 19 होता है बिकॉज फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको अपना फादर या मदर का नाम लिखना है, ठीक है। बिकॉज योर फादर एंड मदर इज ऑलरेडी स्टेड मोर देन 20 ईयर्स इन असम, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। गलती मत करना इसमें, ठीक है, अच्छे से बता के दे रहा हूँ मैं। अब तीसरा चीज़ है आपको शेड्यूल एनेक्जर 2 में क्या होता है, ये आपको इसमें आपको आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस, एकदम इजी चीज़ है। अब आपको क्या करना है, स्कूल का जो आपका जो स्कूल का मतलब डेट ऑफ एडमिशन है, किस क्लास में एडमिट हुए थे, किस क्लास में आपने स्कूल छोड़ा है, ये सब आपको लिखना है। एंड आपको जाके आपका स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस का सील, साइन एंड डेट ये सब ले लेना है, ठीक है, एकदम ईजी है। और ये चीज़ देखिए, अगर सेम स्कूल है 10 एंड 12 का तो एक एनेक्जर से हो जाएगा, मतलब एक मतलब साइन लेने से हो जाएगा। अगर डिफरेंट स्कूल है तो 10 एंड 12 में आपको मतलब जितना स्कूल है उसके अकॉर्डिंग चाहिए होगा, मतलब क्लास 7 से लेकर 12 तक चाहिए होता है ना, तो जितना स्कूल है 7 से लेकर अगर 10 तक आपने एक स्कूल में पढ़ा है और 11, 12 अपने दूसरे स्कूल में किया है तो आपको 2 एनेक्जर चाहिए होगा, मतलब एनेक्जर 2 2 कॉपी बनाना होगा, एक आपका जो पहला वाला स्कूल का और दूसरा आपका कॉलेज का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मतलब स्कूल एक जगह किया था और उसके बाद 11, 12 दूसरा जगह किया था, इसलिए मैंने 2 एनेक्जर बनाया था, ठीक है। ये मेरा जो कॉलेज का जो मतलब साइन और सील चाहिए होता है, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन मैंने फिलअप कर दिया और कॉलेज का साइन और सील ले लिया, ठीक है। उसके बाद एनेक्जर 3 ओबीसी एमओबीसी, जो लोग ओबीसी एमओबीसी एनसीएल है उनको चाहिए होगा, नॉर्मल जो मैंने इन्फॉर्मेशन बोला था वही फिलअप करना है। और उसके बाद जाके आपको आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है, जो चेयरमैन होता है ओबीसी बोर्ड का, आपका मतलब रेस्पेक्टिव सब डिवीजन का या स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का, तो उनसे जाके आपको साइन ले लेना होगा। और उसके बाद डीसी और मतलब एडीसी का मतलब ऑफिस में जाके आपको साइन ले लेना होगा, ठीक है। ये अगर आप डीसी ऑफिस में भी दे देते हो तो भी आपको इसका काम हो जाता है, ठीक है। एससी का भी सेम है, आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी से जाके साइन लेना है और फिर से जाके आपका डीसी एडीसी से साइन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो एसटी प्लेन्स एसटी हिल्स का दोनों सेम होता है, आपको बस इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है और उसके बाद जाके आपको जो प्रेसिडेंट है ऑल असम ट्राइबल संघ या डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उनसे साइन ले लेना है और उसके बाद जाके ऑब्वियसली आपको डीसी या एडीसी से साइन ले लेना होगा, ठीक है।
उसके बाद सेम TGL STGL का भी आपको जो मतलब डायरेक्टर ऑफ टी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ आसाम है उनसे जाके आपको साइन ले लेना होगा और DC और ADC से साइन ले लेना होगा। सेम है चार एरिया का, आप देख सकते हो आपको चार एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से साइन ले लेना होगा और DC ADC से। पर देखो ये जो कैटेगरी है ना, ये मतलब इसका जो मतलब रिजर्वेशन है ये उठ चुका है, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने असम के लिए 4 सीट्स रहता था वो डिलीट कर दिया है, चार एरिया का जो 4 सीट्स रहता था, तो इस वजह से आई थिंक ये कोटा भी वैलिड नहीं है, तो इसमें मतलब फिलअप करके कोई फायदा नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन कोटा भी आपको सेम है, आपको डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर से ले लेना होगा साइन और DC मतलब सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो DC ADC रहेगा ऑब्वियसली उनसे जाके आपको साइन ले लेना होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस के लिए भी आप देख सकते हो कि आपको इधर मतलब जो आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर है और DC ADC है उनसे जाके आपको साइन ले लेना होगा। मैट्रिक्स कोटा के लिए भी पुलिस ऑफिसर एंड DC ADC से आपको साइन ले लेना होगा। आप देख सकते हो मैट्रिक्स असम मूवमेंट के लिए ये लास्ट 10 नंबर एनेक्जर है, ठीक है। और ये डीड ऑफ एग्रीमेंट है, इसके बारे में बता देता हूँ। डीड ऑफ एग्रीमेंट में आपको ये मतलब इस फॉर्मेट में जाके आपको एक एफिडेविट बनाना होगा कोर्ट में जाके, तब जाके आपको क्या होगा कि मतलब ये आपको 15 डेज के अंदर सबमिट करना होगा। दिस इज द बॉन्ड बोलते हैं ना, 15 डेज के अंदर, 15 डेज ऑफ एडमिशन के अंदर आपको ये सबमिट करना होगा। कॉलेज आपको बोल देगा सबमिट करने के लिए, ये आपको मतलब कोर्ट में जाके एफिडेविट बनाना होगा किसी लॉयर से या किसी एडवोकेट से। एंड उसके बाद मतलब ये आपका ये रहेगा कि आपने मतलब लाइक जो MBBS में एडमिशन ले रहे हो उसके बाद आप 5 ईयर्स के लिए आप किसी भी स्टेट हेल्थ सर्विस में मतलब काम करोगे या 1 ईयर कंपलसरी रूरल सर्विस करोगे, तो ये अगर आप नहीं करते हो देन आपको पेनल्टी ₹30 लाख देना पड़ेगा, यही इस बॉन्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये मतलब काम हो जाएगा, बस आप मतलब कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट का जो आप बोल सकते हो कि बार एसोसिएशन है उसमें चले जाना, उसमें जाके आपको बोल देना कि ये सब करवाना है, तो ये आपको बना के दे देंगे फॉर्मेट, ऑलराइट। और देखिए मतलब ये शेड्यूल 2B ये BDS के लिए है, तो BDS के लिए भी मतलब ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। उनके लिए जो पेनल्टी होता है वो 20 लाख होता है और सेम 5 ईयर्स का स्टेट हेल्थ सर्विस या 1 ईयर का रूरल सर्विस करना होता है, तो ठीक है ये भी एकदम सेम है, तो इसमें भी कोई मतलब लूप होल नहीं है, आप ये कर लेना, ठीक है। एंड आप बोल सकते हो कोई लोग पूछते हैं कि बॉन्ड सर्विस कैसे स्किप कर सकते हैं, तो असम में एक रास्ता है, अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद उसके बाद जो PG एग्जाम होता है, नीट PG एग्जाम, उसमें आपको मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको कॉलेज मिल जाए, तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एडमिशन के मतलब एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। ये फॉर्म्स है जो कॉलेज में जाके आपको एडमिशन डे पे फिलअप करना होगा। जो शेड्यूल 1 फॉर्म है वो आपको फिलअप करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन और स्क्रूटिनी फॉर्म, ये एक चीज़ है, ये फिलअप करना होता है। सिग्नेचर देना होता है विच वॉज पुट ड्यूरिंग रीनीट 2026, रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये आपको कॉलेज में जाके ही कॉलेज में बन जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म, अगर आप हॉस्टल में मतलब रहना चाहते हो, और फोटो को भी लेकर जाना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफीज, टेक डिफरेंट फोटो, साइज शुड बी लेटेस्ट फोटो, ऑलराइट। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको कैसे फिलअप करना होगा ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। इसमें आपको मतलब बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वही फिलअप करना होगा, HSLC का मतलब 12th का मार्क्स एंड काउंसलिंग बोर्ड फिजिक्स का मार्क्स, ये सब, और लास्ट में आपको डेट प्लेस एंड आपका साइन देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अपना साइन कर रहा हूँ, ठीक है, आपका साइन देना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन और स्क्रूटिनी फॉर्म है, ये एक मतलब अलग से फॉर्म आता है, ये आपको फिलअप करना होगा। इसमें देखो क्या मतलब फिलअप करना होता है, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, उसके बाद मार्क्स, उसके बाद ये आपका प्रीफरेंस लिस्ट। ये प्रीफरेंस लिस्ट ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा बिकॉज अभी तो बहुत सारे कॉलेजेस इंक्लूड हो चुके हैं, ये पुराना मतलब फॉर्म है। और इसमें देखो जो मतलब कैटेगरी है आपका, ये बोर्ड है आपका, ये फिलअप करना होता है। पीरियड ऑफ आसाम मतलब आपने कब से कब तक स्कूलिंग किया है, तो ये सिग्नेचर, फुल नेम, डेट आपको फिलअप करना होगा, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। और एक हैंडराइटिंग का फॉर्म भी होता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ पूरा हैंडराइटिंग मतलब आपका अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना होता है, जो आपका मतलब रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। तो विच विल बी प्रिंटेड इन द फॉर्म, ठीक है। और ये एनवेलप में सबमिट करना होता है, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इधर उधर जो कॉलेज में आप जाओगे तो मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, सर्जरी, मेडिसिन जाके आपका मतलब इन्वेस्टिगेशन होगा, और ये इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो जाता है, और उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म आपको चाहिए होगा। हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म के साथ आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड भी देना होगा, ठीक है। एंड ये एडमिशन काउंसलिंग का आपका फीस रहेगा, ठीक है। ये पहले फीस कितना रहता था, नॉन हॉस्टलेट के लिए आप देख सकते हो 17,900 मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ रहता था, और हॉस्टलेट के लिए आप देख सकते हो 25,000 ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो रहता था। एंड मेस फीस आप देख सकते हो 3,500, इस साल शायद 4,000 हो जाए पर मंथ। तो ये फीस के रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो अच्छे से ला दूंगा, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आप कैश में और डेबिट कार्ड में दोनों में पैसा लेकर जाना, बिकॉज क्या होता है कि कैश में मतलब हमारा टाइम में क्या होता, काउंसलिंग फीस जो था वो कैश में लिया था, और बाकी जो फीस था वो डेबिट कार्ड में लिया था, ठीक है। तो यही चीज़ है।
एंड ऑल्सो अगर आप मतलब अगर आपका मार्क्स कम आया है नीट में, ठीक है, तो अब अगर आप MBBS एब्रॉड करना चाहते हो या प्राइवेट MBBS देखना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट। ये सारे कॉलेज, ये सारे कंट्रीज में मैं लाइक जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें मैं मतलब लाइक MBBS एब्रॉड में एडमिशन मतलब आपका करवा के दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज ये जो कंट्रीज है वही सब वैलिड कंट्रीज है, ऑलराइट। कुछ और कंट्रीज होते हैं जिसमें मतलब इंडिया का मतलब जो डिग्री है उसके बाद आप इंडिया में आने के बाद वो डिग्री वैलिड नहीं होता है, तो मैं उसमें करवाता भी नहीं हूँ, ठीक है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन दिस व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम, आपको मैं सारा डिटेल्स बता दूंगा, ऑलराइट। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरा एग्जाम भी चल रहा है, मतलब एग्जाम भी आने वाला है, तो द रूम इज